अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि आप घर पे कैसे बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइनर साड़ी रेडी कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने नेट का सेल्फ प्रिंटेड फैब्रिक लिया है। दूसरा मैंने सिल्क का फैब्रिक लिया है। ये लावा सिल्क के नाम से नई सिल्क आई है। तो ये दोनों फैब्रिक मैंने मंगवाए हैं इम्पोर्टेड फैब्रिक से और उनका व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के टॉप पे शो कर दिया। अगर आप लोग ऑर्डर करना चाहो तो उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो जो सिल्क का फैब्रिक था उससे मैंने बनवाया है साड़ी का ब्लाउज और पेटीकोट। 1.5 मीटर का फैब्रिक लगता है ब्लाउज पर और 2 मीटर का फैब्रिक लगता है पेटीकोट पर। ब्लाउज और पेटीकोट को रेडी करने में तकरीबन 3.5 मीटर का फैब्रिक लग गया है, जबकि साड़ी को रेडी करने के लिए आपको चाहिए 7 मीटर का फैब्रिक। इस साड़ी पर डिजाइनिंग के लिए हमने इंस्पिरेशन ली है दुर्री फिशां की इन स्लीव से। इस पर जो भी एम्बेलिशमेंट होनी थी उसका सारा सामान मैंने मंगवा लिया है कुंदन क्रॉनिकल से। उनका व्हाट्सएप नंबर भी आपको स्क्रीन के टॉप पे शो हो जाएगा। आप उनसे कॉन्टेक्ट करके इस तरह के स्टोन्स मंगवा सकते हैं। तो अब स्टोन्स की शेप्स की बात करते हैं। स्टोन्स में मैंने मंगवाए हैं एक स्क्वायर शेप के स्टोन्स, एक ऑमलेट शेप के स्टोन्स, तीसरी है राउंड शेप और चौथी है रेक्टेंगल। स्टोन्स को चिपकाने के लिए आप E8000 या B7000 दोनों ग्लूज में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छी लगे। स्टोन्स को चिपकाने के लिए मैंने ट्विजर का यूज किया। आप चाहो तो हाथ से भी चिपका सकते हो। क्योंकि ये स्टोन्स काफी बड़े हैं तो हाथ से इजीली उठाए जा सकते हैं। बस आपके हाथ के साथ जब ग्लू लगती है तो बहुत मैस क्रिएट करती है, इस वजह से मैं ट्विजर का यूज करती हूँ। ये ग्लू भी आपको कुंदन क्रॉनिकल से मिल जाएगी। फैब्रिक पर ग्लू से काम करते वक्त आपने ये खास ख्याल रखना है कि ग्लू नीचे वाले फैब्रिक को चिपका तो नहीं रही है। अगर वो चिपका रही है तो उसके दरमियान प्लास्टिक की कोई शीट या फिर कागज का पेज रख दें। ये फैब्रिक सिल्क का था तो मैंने सोचा कि शायद ये नीचे वाले फैब्रिक को ना चिपकाए, बट ये ग्लू को अपने अंदर इतनी जल्दी डिसॉल्व कर रहा था और नीचे वाले फैब्रिक को भी साथ में चिपका रहा था। इसलिए मैंने प्लास्टिक शीट को 3 टाइम्स फोल्ड करके बीच में रख दिया, क्योंकि मेरे पास जो शीट थी वो काफी बड़े साइज में थी। आप चाहो तो काट के छोटी शीट डाल सकते हो, फोल्ड करने की जरूरत नहीं। अब बहुत से लोग मुझसे ये क्वेश्चन भी करते हैं कि क्या ये स्टोन्स वॉश करने के बाद उतर जाएंगे। तो मैं हमेशा फैब्रिक पर काम करते हुए स्टोन्स को पहले ग्लू से लगा लेती हूँ और उसके बाद मैं सुई धागे से उन्हें फिक्स करवा लेती हूँ। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर आप फिक्स ना करवाएं तो क्या ये स्टोन्स उतर जाएंगे। तो इसका जवाब ये है कि ये ग्लू काफी स्ट्रॉन्ग होती है और इतनी जल्दी इससे स्टोन्स नहीं गिरते हैं। अगर आप अनमैरिड हैं या अगर मैरिड भी हैं तो अभी आपके बच्चे नहीं हैं तो आप इस साड़ी को तसल्ली से कैरी कर सकते हैं, ये स्टोन्स कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आपके टॉम एंड जेरी जैसे शरारती बच्चे हैं जो हर वक्त कूदते उछलते रहते हैं, तो भाई आपके लिए ये रिकमेंडेड है कि आप इन स्टोन्स को सुई धागे से फिक्स करवाएं, क्योंकि बाद में आपने मुझे गालियां देनी है, ना कि अपने बच्चों को। ये सारे स्टोन्स कंप्लीट करने के बाद मैं आपको एंड पे एक बार ग्लू की बॉन्डिंग भी चेक करवा दूंगी कि ये कितने अच्छे से स्टोन्स को चिपकाती है, तो उससे आपको ज़्यादा अच्छे से आइडिया हो जाएगा। अब बात करते हैं स्टोन्स के पैटर्न की कि मैं किस पैटर्न से स्टोन्स लगा रही हूँ। सच बताऊं तो मैंने यहाँ पर कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं किया, जैसे मेरा दिल जा रहा था, जहाँ मुंह आता जा रहा था वहाँ पे स्टोन्स लगाती जा रही थी। फिर भी एंड पे मैं आपको एक रफ सा आइडिया दे दूंगी कि मैंने किस शेप में स्टोन्स को लगाया। लेकिन उससे पहले मैं आपको स्टोन्स की क्वान्टिटी बता देती हूँ। तो जो रेक्टेंगल शेप के स्टोन्स हैं जो मैंने फर्स्ट लाइन में लगाए हैं वो मैंने 20 पीसेस ऑर्डर किए हैं। जो आलमंड शेप के स्टोन्स हैं और जो राउंड शेप के स्टोन्स हैं वो मैंने ऑर्डर किए हैं 150 पीसेस। मतलब 150 पीसेस आलमंड शेप के स्टोन्स के मंगवाए और 150 पीसेस राउंड शेप के स्टोन्स के। 100 पीसेस मैंने मंगवाए स्क्वायर शेप के क्रिस्टल्स के। अब बात करते हैं कि स्टोन्स एक स्लीव पे लगे कितने हैं। तो स्लीव के फ्रंट साइड की सबसे पहले बात करते हैं। जब मैंने उनसे स्टोन्स ऑर्डर किए थे तो उन्हें मैंने जो क्वांटिटी बताई थी उससे थोड़ी सी ज्यादा उन्होंने क्वांटिटी करके मुझे भेजी। मतलब रेक्टेंगल शेप के स्टोन्स मैंने उन्हें 20 कहे थे और उन्होंने मुझे 25 भेजे। अब एक स्लीव के फ्रंट पे रेक्टेंगल शेप के स्टोन्स मैंने यूज किए हैं 6 पीसेस मैंने यूज किए हैं इसी स्लीव की बैक साइड पे। तो इन टोटल एक स्लीव पर रेक्टेंगल शेप के स्टोन्स मैंने यूज किए हैं 12 पीसेस। आलमंड शेप के स्टोन स्लीव्स की फ्रंट साइड पे 27 to 28 पीसेस यूज किए हैं और सेम स्लीव की बैक साइड पर भी 27 to 28 पीसेस यूज हुए हैं। तो इन टोटल एक स्लीव पर आलमंड शेप के स्टोन्स के 55 to 56 पीसेस लगे हैं। अब बात कर लेते हैं स्क्वायर शेप की। तो स्लीव की फ्रंट साइड पर मैंने यूज किए हैं 24 पीसेस स्क्वायर शेप के, 24 पीसेस बैक साइड पे स्लीव की। इन टोटल एक स्लीव पर 48 पीसेस लगे हैं स्क्वायर शेप के। अब राउंड शेप के स्टोन स्लीव की फ्रंट साइड पर यूज हुए हैं 34 पीसेस और स्लीव की बैक साइड पर भी 34 पीसेस। तो इन टोटल स्लीव की फ्रंट और बैक साइड पर राउंड शेप के स्टोन्स के यूज हुए हैं 68 पीसेस। तो अब अगर दोनों स्लीव्स की बात करें तो स्क्वायर शेप के क्रिस्टल्स दोनों स्लीव्स पर यूज हुए हैं 24 पीसेस। आलमंड शेप के स्टोन्स यूज हुए हैं 112 या 114 पीसेस। स्क्वायर शेप के 96 पीसेस जबकि राउंड शेप के 136 पीसेस इन टोटल यूज हुए हैं दोनों
दोनों स्लीव्स पर। इतनी लंबी मैथ की क्लास लेने के बाद आपने थोड़ा सा इनकी अरेंजमेंट का ख्याल रखना है। ग्लू आपने साथ साथ में लगानी है, कभी एक स्टोन के लिए, कभी 2 के लिए, कभी 3 के लिए, एक साथ बहुत सारी ग्लू नहीं लगानी है। क्योंकि स्टार्ट में आपको ये देखना होता है कि इन स्टोन्स को अरेंज कैसे करें और इनमें कितना डिस्टेंस छोड़ें कि दूसरा स्टोन आगे आएगा, तो इसलिए आपने स्टोन्स को साथ साथ में लगाना है। जब आपको स्टोन्स के अरेंजमेंट की अच्छी तरह से समझ आ जाए तो उसके बाद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप ग्लू एक साथ में लगाते हैं या साथ साथ में लगा रहे हैं। इस ग्लू की सबसे अच्छी बात ये होती है कि फौरन से ड्राई नहीं होती। अगर आपको स्टोन गलत लगा जाते हैं तो आप उसको बाद में फिक्स भी कर सकते हैं। आप लोगों ने ये बात नोटिस की होगी कि स्टार्ट में मैंने एक स्टोन के लिए, 2 स्टोन के लिए, फिर 3 स्टोन के लिए थोड़ी थोड़ी सी ग्लू लगाई थी और फिर स्टोन्स को लगाया था, जबकि अब मैं इकट्ठी ग्लू लगा रही हूँ और फिर एक एक रो कंप्लीट करती जा रही हूँ। तो उसकी वजह यही थी कि स्टार्ट में मुझे अरेंजमेंट समझ नहीं आ रही थी, मुझे नहीं पता था कि स्टोन्स किस तरह से लगेंगे तो अच्छे लगेंगे। जब मुझे ये बात समझ आ गई तो मैंने इकट्ठी एक एक रो कंप्लीट करना स्टार्ट कर दी। इस तरह से मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हुई और मेरा काम भी जल्दी कंप्लीट हो। स्टोन्स की क्वान्टिटी स्लीव्स की लेंथ और स्लीव्स की विड्थ पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, तो आपने एक्स्ट्रा से थोड़े से ज़्यादा स्टोन्स भी ऑर्डर कर लेने हैं ताकि बाद में अगर कुछ जगह कम पड़ जाए तो वहाँ पर लगाने के लिए आपके पास एक्स्ट्रा कोई स्टोन्स होने चाहिए। यहाँ पर स्टोन्स लगाते हुए मुझे समझ ही नहीं आई। पूरी रो कंप्लीट करने के बाद मैं सोच रही थी कि इसमें क्या ऐसा है जो मुझे समझ नहीं आ रहा, तो बाद में मैंने देखा कि एक स्टोन मैंने उल्टा लगाया हुआ था जिसे मैंने इजीली बाद में फिक्स कर लिया। अब क्योंकि ये ग्लू इतनी जल्दी ड्राई नहीं होती है तो आपने जब एक साइड पे स्टोन लगा लेने हैं तो थोड़ी देर आपने वेट करना है उस ग्लू के कम्प्लीटली ड्राई होने का, तब आपने स्लीव को उल्टा करना है और उसकी दूसरी साइड पे काम स्टार्ट करना है। अब मैंने ऐसे किया था कि मैंने एक साइड पे काम स्टार्ट करके फिर मैंने दूसरी स्लीव पे काम स्टार्ट कर दिया था और उन दोनों को इकट्ठा उल्टा करके और फिर उन पे काम स्टार्ट किया। अब मैं आपको थोड़ा बहुत पैटर्न समझा सकती हूँ क्योंकि अब हमारी एक स्लीव का फ्रंट साइड वाला पैटर्न कंप्लीट हो गया है। रेक्टेंगल शेप के स्टोन्स की मैंने सिर्फ एक फ्रंट पे रो लगाई थी, उसके बाद मैंने कहीं पर भी ये यूज नहीं किए। अब जो चीज बार बार रिपीट हुई है, आमंड शेप के ऊपर स्क्वायर शेप, आमंड शेप के ऊपर स्क्वायर शेप, यही रिपीट हुआ है, लेकिन उन शेप की डायरेक्शन थोड़ी बहुत मैंने चेंज किए। तो जहाँ पर भी मैंने आलमंड शेप के स्टोन्स यूज किए थे उनके दरमियान मैंने राउंड शेप के स्टोन्स यूज किए थे जगह को फिल करने के लिए। तो स्टार्टिंग में मैंने आलमंड शेप की जो 2 रो लगाई थी उन दोनों के स्टोन्स के मुंह ऊपर की तरफ थे, तो तीसरी रो में मैंने उनका मुंह नीचे की तरफ कर दिया और चौथी रो में मैंने उनका मुंह फिर से ऊपर की तरफ कर दिया। स्क्वायर शेप की फर्स्ट 2 रो में मैंने स्टोन्स को बिल्कुल सीधा रखा और ऊपर की जो 2 रो मैंने लगाई उन दोनों में उनको टेढ़ा रखा। राउंड शेप के स्टोन्स को मैंने आलमंड शेप के स्टोन्स के दरमियान फर्स्ट रो में 2-2 लगाया, जबकि सेकंड रो में एक एक लगाया सिर्फ टॉप पर। फिर मैंने थर्ड रो में भी उन्हें 2-2 बार लगाया और फोर्थ रो में भी एक एक बार लगाया। अब जो स्लीव मैंने आप लोगों को दिखा के कंप्लीट की थी वो ड्राई हो चुकी थी, तो मैंने बाजू को फ्लिप किया और उसकी दूसरी साइड पे काम स्टार्ट कर दिया। जबकि दूसरी स्लीव अभी ड्राई हो रही थी तो मैंने उसे अभी तक फ्लिप नहीं किया और उसे ड्राई होने दिया ताकि स्टोन्स अपनी जगह पर ही रहे। अब यहाँ पर मेरे पास प्लास्टिक की शीट एक ही पड़ी थी, तो मैंने जिस स्लीव पर काम किया था उसमें से मैंने निकाल कर दूसरी स्लीव में लगा दिया जिसपे अभी मैं काम कर रही हूँ। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना है, जब तक ग्लू 50% ड्राई ना हो जाए आपने शीट को नहीं हटाना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ग्लू नीचे वाले फैब्रिक के साथ चिपक सकती है। और आपने ऐसा भी नहीं करना कि ग्लू बिल्कुल ड्राई हो जाए और तब जाके आप प्लास्टिक शीट हटाएं, क्योंकि ये ग्लू काफ़ी स्ट्रांग होती है और ऐसा मुमकिन है कि प्लास्टिक शीट साथ में ही चिपक जाए। तो जब ग्लू 50% ड्राई हो जाए तो आपने फ़ौरन से प्लास्टिक शीट को हटा देना है। मतलब ग्लू को आपने कंप्लीट ड्राई नहीं होने देना है प्लास्टिक शीट लगे हुए साथ में। दूसरी स्लीव्स पर भी मैंने सेम वही पैटर्न रिपीट किया है, लेकिन मैं काम को थोड़ा सा जल्दी करना चाहती थी, इसलिए मैं जो यहाँ पे ग्लू लगा रही थी वो वाली क्लिप्स आपको नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि वो सारा मैं आपको पहले दिखा भी चुकी हूँ और बता भी चुकी हूँ। लेकिन आपको स्लीव की बैक साइड पे दोबारा से लगाना इसलिए सिखा रही हूँ ताकि आप लोग पैटर्न को गौर से देख सको और समझ सको अगर आप इस डिज़ाइन को रिक्रिएट करने का सोचते हो तो। स्टार्ट में मैं आपको साड़ी की स्टिचिंग से रिलेटेड बताना भूल गई थी, तो क्योंकि मुझे खुद को स्टिचिंग नहीं आती है इसलिए ये साड़ी स्टिच होने के लिए मैंने दी थी टेलर को। टेलर से मैंने कहा था कि आपने कोई लेसेस नहीं लगानी है, प्लेन ब्लाउज सिलाई करना है, लेकिन उसके जो बाजू हैं वो थोड़े से चौड़े रखने हैं और उनका फैब्रिक अंदर से डबल फोल्ड करना है। साड़ी की साइज पर कम्प्लीटली पाइपिंग करनी है 2 इंचेस की। मैंने कोशिश की है कि इस साड़ी से रिलेटेड जितनी भी छोटी मोटी डिटेल्स हैं वो इस वीडियो में कवर कर लूँ, लेकिन अगर आप लोगों का फिर भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर पूछना, क्योंकि इससे पहले मैं सिर्फ शॉर्ट वीडियोज़ बनाया करती थी और लोगों के इतनी ज़्यादा क्वेरीज होती थी जो कि मैं उन वीडियोज़ में कवर नहीं कर सकती थी। तो इसी वजह से मैंने अब लॉन्ग वीडियोज़ बनाना भी स्टार्ट कर दी हैं।
यहाँ पर मैंने दोनों स्लीव्स को ऊपर नीचे से कंप्लीट कर लिया था। देखो ये कितनी प्यारी लग रही हैं। और अभी मैं आपको चेक भी करवाती हूँ कि ये स्टोन्स कितने पक्के से जुड़े हैं। आप इनको जितना मर्जी खींच लो, जितना मर्जी अपनी जगह से हटा लो, ये कहीं नहीं जाते हैं। आप लोग नोटिस करो कि ये फैब्रिक के साथ चिपके हुए फैब्रिक हिलता है, ये नहीं हिलते हैं। फिक्स कैसे करना है, तो आपको साइड पे यहाँ पर ये सुराख छोटे छोटे से नजर आ रहे हैं, होल्स हैं, तो वहां से आपने सुई गुजार के इन्हें फिक्स कर लेना है। और अगर आप इनको सुई धागे से फिक्स नहीं करते हो तब भी कोई इश्यू नहीं है। देखो ये कितनी अच्छी से चिपके हैं। अब मुझे इसकी नेकलाइन बहुत अधूरी सी लग रही थी, तो मेरे पास जो स्टोन्स बाकी बचे थे वो बहुत कम थे। जो आलमंड शेप के थे वही कुछ ज़्यादा थे, तो मैंने कोशिश की कि नेकलाइन पे ऐसा पैटर्न बनाऊं जिस पे ज़्यादा आलमंड शेप के स्टोन्स यूज़ हों और बाकी स्टोन्स बहुत ही कम यूज़ हों। इस तरह से मैंने एक हाफ फ्लावर बनाया और उसकी मैंने बनाई 4 पेटल्स। तो इस तरह से एक फ्लावर बनाया, फिर दूसरा बनाया। पर यहाँ पर भी मैंने वही चीज़ नोटिस किया है कि ऊपर वाला फैब्रिक नीचे वाले फैब्रिक के साथ चिपक रहा था, और यहाँ पर भी मैंने वही प्लास्टिक शीट जो मैंने बाजू में रखी थी इस फैब्रिक के दरमियान में ऐसी रखी कि स्टोन्स ऊपर लगे और नीचे उनकी ग्लू न जाए। आप चाहो तो नेकलाइन को खाली भी छोड़ सकते हो या यहाँ पर कोई भी अपनी मर्जी का पैटर्न बना सकते हो। अब मुझे पता है कि आप लोग ये भी पूछोगे कि नेकलाइन पे कितने स्टोन्स यूज हुए हैं। नेकलाइन पे मैंने 9 फ्लावर्स बनाए हैं। तो इस तरह से जो राउंड बीड्स हैं वो भी 9 यूज हुए हैं, जबकि आलमंड शेप के जो बीड्स हैं उनकी मैंने 4 पेटल्स बनाई हैं, वो 36 पीसेस यूज हुए हैं। लेकिन अगेन ये डिपेंड करेगा कि आपकी नेकलाइन का साइज क्या है, उस पर कितने फ्लावर्स आएंगे, उस लिहाज से स्टोन्स की क्वान्टिटी इंक्रीज या डिक्रीज होगी। और ग्लू का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, एक साथ ढेर सारी ग्लू नहीं लगानी है, क्योंकि यहाँ पे नेक लाइन है तो नीचे इसकी बुकरम लगा है और वहाँ से स्टोन्स फ्लिप होकर नीचे आ जाते हैं। ग्लू आपने सिर्फ इतनी लगानी है जिससे एक स्टोन फिक्स हो जाए, उससे ज़्यादा नहीं। और यहाँ पर भी आपने एक साथ सारी ग्लू नहीं लगानी है, बल्कि साथ साथ में ग्लू लगानी है और साथ साथ में स्टोन्स लगा के उन्हें फिक्स करते जाना है। इस ड्रेस को बनाने में इतना टाइम नहीं लगा जितना कि इसे एडिट करने में और इसका वॉइस ओवर करने में टाइम लगा। इतनी लंबी वीडियो बनाने का मकसद ही यही था ताकि आप लोगों को हर एक चीज़ डिटेल में बता सकूं। अब यहाँ पर सारी नेकलाइन पे सारे फ्लावर्स कंप्लीट हो गए थे, लेकिन जो एंड वाले फ्लावर्स थे वो मैंने सोचा था कि हाफ हाफ ही बनाऊंगी, लेकिन बाद में मुझे लगा कि ये जो मैंने एक एक पेटल की जगह साइड पे छोड़ी है ये बहुत ज़्यादा गंदी लग रही है और मुझे इसे फिक्स करना चाहिए। तो बाद में मैंने जहाँ पर एक एक पेटल की स्पेस छोड़ी थी वहाँ पर भी मैंने एक एक पेटल लगा दी। आप चाहो तो इसे ऐसे भी छोड़ दूं, क्योंकि ये ऐसे भी अच्छा लग रहा था, लेकिन जो इनके दरमियान छोटी छोटी सी स्पेसेस थी वहाँ पर मैंने लगा दी स्क्वायर शेप के क्रिस्टल्स। टेढ़े करके पहले मैंने सीधे रखे थे, लेकिन वो मुझे इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे थे, तो फिर जब मैंने टेढ़े रख के चेक किए तो ये डिज़ाइन मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये जो स्क्वेयर्स मैंने लगाए हैं ये ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, ये जो डिज़ाइन पहले था सिर्फ फ्लावर्स के साथ वो अच्छा लग रहा था। ड्रेस कंप्लीट होकर पूरा ही बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बट जो इसकी स्लीव्स की लुक थी ना वो बड़ी ही कमाल की थी। मतलब जब नज़दीक से आप देखो तो क्रिस्टल्स की इतनी प्यारी शाइन थी, और इसके नीचे जब मैंने पेटीकोट रखा तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं इसे लहंगा चोली बना के पहनूं। और इस पेटीकोट के ऊपर मैंने रखी थी साड़ी, और अब जहाँ तक जितना मैं आपको दिखा सकती थी उतना मैं आपको इसके टेबल के ऊपर रख के दिखा रही थी। मैंने सोचा नहीं था कि इतना प्यारा बन जाएगा। इसकी लुक बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही थी। आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है क्या मैं इसे एज अ लहंगा चोली भी वेयर कर सकती हूँ, वो वाला आइडिया आपको कैसा लगे और ये साड़ी के साथ कैसा लग गया। आप लोगों ने मुझे दोनों चीज़ें बतानी है। अभी क्योंकि ये साड़ी टेबल पे पड़ी थी तो आपको उसकी फ्लेयर और इसकी जो लेंथ है उसका आइडिया नहीं हो रहा है, बट वेयर करने के बाद इसकी वाइब भी चेंज होगी। अब आप लोग मुझे कॉमेंट्स में बताना कि आप लोग को ये साड़ी कैसी लगी। तो कल क्या बनाऊंगी, कल बताऊंगी इंशाल्लाह।